जनसंपर्क साधन और जन संचार। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो, खेल और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचते हैं। उन्हें कभी कभी जनसंचार, मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। माँ, हाउ डिड यू पास द टाइम व्हेन यू वर माई एज? रीड, लिसन टू द रेडियो प्ले, बैडमिंटन, विजिट फ्रेंड, गो टू द सिनेमा। What about the TV? We had no TV. How sad was grandpa so poor? आर के लक्ष्मण द्वारा ये दृश्य बनाकर दिखाई गई है। क्रियाकलाप 7.1 एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ कोई टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, टेलीफोन या मोबाइल फोन कुछ भी न हो। आप अपने किसी एक दिन के दैनिक क्रियाकलापों को लिखें, उन्हें अवसर का पता लगाएं जब आपने जनसंपर्क या जनसंचार के किसी न किसी साधन का उपयोग किया हो। अपनी से पुरानी पीढ़ियों की व्यक्तियों से पता लगाएं कि संचार के इन साधनों के अभाव में जीवन कैसा था। आप उस जीवन की तुलना अपने जीवन से करें। संचार प्रौद्योगिकी का विकास होने से कार्य करने और खाली समय को बिताने के तरीके में किस प्रकार का बदलाव आया है, चर्चा करें। मास मीडिया यानी हमारे दैनिक जीवन का एक अंग। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रातः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियो या टेलीविजन चालू करते हैं। प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। उन्हीं परिवारों के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फोन पर यह देखने के लिए नजर डालते हैं कि कोई मिस कॉल तो नहीं आई है। अनेक नगरीय लोगों में नल साजों मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, रंग साज और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग अपना एक मोबाइल फोन रखते हैं जिस पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानें एक छोटा टेलीविजन सेट भी रखने लगी हैं। आने वाले ग्राहक दुकानदार से टेलीविजन पर दिखाई जा रही फिल्में या क्रिकेट मैच के बारे में छिटपुट बातचीत भी कर लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीविजन और इंटरनेट की सहायता से देश में रहने वाले अपने मित्रों और परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। नगरों से रहने वाले प्रवासी कामगार वर्ग के लोग भी गांव में रहने वाले अपने परिवार से दूरभाष द्वारा नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। क्या आपने मोबाइल फोन के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फोन विविध प्रकार के सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? क्या आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि CBSE बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम इंटरनेट और मोबाइल फोन दोनों पर उपलब्ध होते हैं? सच तो यह है कि इनकी पुस्तक भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में सभी प्रकार के जनसंचार के साधन का चमत्कारी रूप से विस्तार हुआ है। समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें इस वृद्धि के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में रुचि सर्वप्रथम, जबकि हम वर्तमान जनसंचार क्रांति की विशिष्टता को पहचानते हैं तो हमें कुछ पीछे जाकर विश्व में और भारत में आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि की रूपरेखा को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इससे हमें यह समझने की सहायता मिलेगी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही मास मीडिया की संरचना और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तन से निर्धारित हुआ है। उदाहरण के लिए हमें यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में प्रमुख रूप से राज्य सरकार और विकास के बारे में उसकी सोच ने मीडिया को कितना अधिक प्रभावित किया है, और 1990 के बाद भूमंडलीकरण के दौर में बाजार को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। दूसरे, हमें यह समझने में अधिक सहायता मिलती है कि समाज के साथ संपर्क, जनसंपर्क और संचार के साधनों के
संबंध कितने द्वंद्वात्मक हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया की प्राकृतिक और भूमि उस समाज द्वारा प्रभावित होता है जिसमें यह स्थिति होती है। साथ ही समाज पर मास मीडिया के दूरगामी प्रभाव पर जितना बल दिया जाए थोड़ा होगा। हम इस द्वंद्वात्मक संबंधों को उस समय देखेंगे जब समझेंगे कि जब हम इस अध्याय में क उपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका, ख स्वतंत्रता प्राप्त के बाद प्रारंभिक दशकों में, और ग अंततः भूमंडलीकरण के संदर्भ में। तीसरा, जनसंचार संचार के अन्य साधनों से भिन्न होता है क्योंकि इसे विशाल पूंजी, उत्पाद और औपचारिक रचनात्मक संगठन और प्रबंधन की तेजी से बढ़ने वाला सेल फोन बाजार, ये दृश्य में सेल फोन का दृश्य दिखाई गई है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल फोन मार्केट, ये लड़की के साथ फोन पर। इंडियन लव इट मोबाइल फोन्स आर पॉपुलर बट द costlier service like net phones are shunned. Women are the champions. The message photo handouts प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि मास मीडिया की संचार और प्रकार्य के लिए राज्य और अथवा बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। मास मीडिया ऐसे बहुत बड़े संगठनों के माध्यम से कार्य करता है जिनमें भारी पूंजी लगी होती है और काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चौथा, इसका महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों के विभिन्न वर्गों के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसी तथ्य को पिछले अध्याय में डिजिटल अंतर, डिजिटल डिवाइड की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रण छापखाना के विकास के साथ हुआ था। हालांकि बहुत से समाजों में मुद्रण कला का इतिहास कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पुस्तक छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया गया था। यह तत्कालिक सर्वप्रथम जोहान गुटनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई थी। प्रारंभ में छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। चित्र में ये प्रिंटिंग प्रेस का दिखाया गया प्रिंटिंग प्रेस का एक दृश्य प्रकट किया गया है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रण के प्रथम उत्पादन साक्षर अभिजात लोगों तक ही सीमित थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर जब प्रौद्योगिकी, परिवहन और साक्षरता में और आगे विकास हुआ तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पत्र पढ़ने या सुनने को मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। इस संबंध में सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे वे भी इस परिवार के सदस्य जैसे महसूस करने लगे। इसके अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भावना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार एंडरसन के कथा अनुसार हम राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह मान सकते हैं। 21वीं सदी का दूरदर्शन समाचार कक्ष भारत में ये दिखाई गई है। कंप्यूटरों के साथ बैठे लोगों के दृश्य दिखाई गई है। आप यदि याद कीजिए कि 19वीं सदी में समाज सुधार को अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा है। इसका उद्भव भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए संस्थागत परिवर्तनों का परिणाम स्वरूप हुआ। अपनी वैश्विक सरकार के उत्पीड़क उपायों का खुलकर विरोध करने वाली राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृति किया गया और फिर उसे सही दिशा दी। परिणाम स्वरूप उपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। इसका एक उदाहरण हिल्बर्ट बिल 1883 के विरुद्ध आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के लिए कारण केसरी, मराठी, मातृभूमि, मलयालम, अमृत बाजार पत्रिका, अंग्रेजी जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और अपनी वैश्विक सरकार की अप्रसन्नता सहनी पड़ी, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ।
समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा और वे अपनी वैश्विक शासन को समाप्त करने की मांग करते रहे। 7.1। हालांकि राजा राम मोहन राय से पहले भी लोगों ने कुछ समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रारंभ किए थे, परंतु राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाला भाषा में 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी सर्वप्रथम और फारसी में 1822 में प्रकाशित मिरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिनमें राष्ट्रवादी और लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण से स्पष्ट दिखाई देता था। फरदून जी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने 1822 में ही बम्बे समाचार नामक एक दैनिक पत्र शुरू कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1898 में बंगला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में 1861 में शुरू हुआ। द पायनियर इलाहाबाद में 1865 में, द मद्रास मेल 1868 में, द स्टेट्समैन कोलकाता में 1875 में, द सिविल एंड द मिलिट्री गजट लाहौर में 1876 में शुरू हुआ। देसाई 1948। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तक तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य यानी सरकार के स्वामित्व में था, इसीलिए उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्ति नहीं किए जा सकते थे। यद्यपि समाचार पत्र एवं फिल्में दोनों ही स्वायत्तता थी, लेकिन ब्रिटिश राज्य उन पर कड़ी नजर रखता था। अंग्रेजी या देशी भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत व्यापक रूप से नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनकी वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था, क्योंकि खबरें और सूचनाएं वाणिज्यिक और तथा प्रशासनिक केंद्रों जैसे बाजार तथा व्यापारिक केंद्रों और न्यायालयों तथा कस्बों में पढ़ी जाती थी। पत्र पत्रिकाओं प्रिंट मीडिया में जनमत के विभिन्न आयाम होते थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए जाते थे। ये विभिन्न विचार भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जारी रहे। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया दृष्टिकोण। स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। मीडिया से यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था। विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। तब मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा, फेथ हीलिंग जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए एक तर्क संगत एवं विज्ञान की स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार फिल्में और वृत्त चित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमा घर के फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था, ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। ये चित्र में लोग अखबार पढ़ते हुए दृश्य में दिखाए गए हैं। समाचार पत्रों को ग्रुपों में बांटते हुए क्रियाकलाप। 7.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पहले 2 दशकों से जो लोग बड़े हुए, उनकी पीढ़ी में से अपने किसी परिचित व्यक्ति से उन वृत्त चित्रों के बारे में पूछें जो उन दिनों सिनेमा घर में फिल्म देखने से पहले नियमित रूप से दिखाए जाते थे। उनकी यादें को लिखें। रेडियो प्रसारण जो 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई के अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब के जरिए भारत में शुरू हुआ था। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया, जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। चूंकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदारी माना जाता था, इसीलिए अमृता राय
बाद में मलिक ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में डिस्क जॉकी के रूप में 1944 में कार्यरत। प्रसिद्ध संपर्क का चलचित्र समालोचक अमिता ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्यभार कार्यारंभ किया। उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं थीं। तत्पश्चात ये BBC, CBC एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिलाएं पत्रकारों में वरिष्ठ हैं। चलचित्र, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनाओं और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लेखन के लिए भी जानी जाती हैं। ये चित्र में महिला बजाती हुई आकाशवाणी AIR के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से समाचार पत्र, सामायिक विषयों और विकास पर चर्चाएं होती थी। नीचे दिए गए बॉक्स में तत्कालिक युग चेतना का पता चलता है। आकाशवाणी के समाचार प्रसारण के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल विविध भारती भी था, जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्य हिंदी फिल्मों गाने प्रस्तुत करता था। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया, जो जल्द ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए एक कमाऊ चैनल बन गया। क्रियाकलाप 7.2 आकाशवाणी के प्रसारण में कुछ अंतर हुआ। 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी तो आकाशवाणी ने ही देहातों में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया और वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही। इस प्रयोजन के लिए देश भर में अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। इन कार्यक्रमों की कार्रवाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे, जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। स्रोत BR कुमार, AIR ब्रॉडकास्टिंग डिड मेक अ डिफरेंस, द हिंदू, दिसंबर 2006, बॉक्स 7.3। भारतीय फिल्मी गाने और वाणिज्यिक विज्ञापनों को निम्न स्तरीय सांस्कृतिक माना जाता था, अतः उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसीलिए भारतीय श्रोताओं ने भारतीय फिल्मी, संगीत, वाणिज्यिक और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए अपने शॉर्ट वेव रेडियो सेटों को रेडियो सीलोन, जो पड़ोसी देश श्रीलंका से प्रसारित होता था, और रेडियो गोवा, जो गोवा से प्रसारित होता था, जहां उन दिनों पुर्तगाली शासन था, से जोड़ लिया। भारत में इन प्रसारणों की लोकप्रियता ने रेडियो सुनने और रेडियो सेटों की बिक्री को बहुत बढ़ा दिया। उन दिनों रेडियो सेट खरीदते समय ग्राहक बेचने वाले से यह अवश्य सुनिश्चित कर लेता था कि उस सेट से रेडियो सीलोन या रेडियो गोवा के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं या नहीं। पृष्ठ भट्ट 1994, बॉक्स 7.3 का अभ्यास। अपने बुजुर्ग से विविध भारती के कार्यक्रम के बारे में पूछे, कौन सा पीढ़ी उन्हें याद करता है, देश के किस भागों में कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय थे, उनके अनुभवों पर चर्चा करें। श्रोताओं के अनुरोध के बारे में अपने अनुभव के साथ उनके अनुभवों की तुलना करें। जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय आकाशवाणी AIR के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशन का आधारभूत संरचना थी, जो महानगरों में स्थित थे। देश की 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट ही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली थी। यह भारत के भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रेडियो सेटों की ऊंची कीमत थी, लेकिन 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर बिजली की बजाय बैटरी से चलने लगे और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता।
बाक्स 7.4 युद्ध विपदाएं और आकाशवाणी का विस्तार। यह एक रोचक तथ्य है कि युद्धों और विपदाओं के कारण आकाशवाणी के क्रियाकलापों में विस्तार हुआ है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इसकी इकाई की स्थापना की। अगस्त 1971 में जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवाएं प्रभाग ने 6 बजे प्रातः से मध्यरात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। फिर 1991 में एक और संकट से राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद ही आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम उठाया था। साथ ही उनकी कीमत में भी बहुत अधिक घट गई। वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि लगभग 11 करोड़ परिवार भारत के संपूर्ण घर परिवारों के 2/3 भाग में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। उनमें से 1/3 से भी अधिक घर परिवार ग्रामीण थे। टेलीविजन भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काफी पहले यानी 1959 में ही टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया गया था। आगे चलकर अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग साइट के अंतर्गत टेलीविजन ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किया, जो शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटों तक 2400 टीवी सेटों पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। इसी बीच दूरदर्शन के अंतर्गत 4 दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविजन केंद्र स्थापित कर दिए गए। तत्पश्चात एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोल दिए गए। प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचारों, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम और मनोरंजन के कार्यक्रम सम्मिलित थे। जब कार्यक्रम वाणिज्यिक हो गए और उनमें इन कार्यक्रमों के प्रायोजक के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे तो लक्ष्यगत दर्शकों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हो गई और जो नगरीय उपभोक्ता वर्ग के लिए होते थे। दिल्ली में 1982 में एशिया खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविजन प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। वर्ष 1984 से 85 के दौरान टेलीविजन ट्रांसमीटरों की संख्या देश भर में बढ़ गई और फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया। यही वह समय था जब हम लोग 1984 से 85 और बुनियादी 1986 से 87 जैसे सोप ओपेरा प्रसारित किए गए। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित किया, जैसे कि आगे चलकर रामायण 1887 से 88 और महाभारत 1888 से 90 महाकाव्यों के प्रसारण से भी हुआ। आज टेलीविजन उद्योग की स्थिति इस प्रकार है कि ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2015 से 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग विभाग के अनुमान के मुताबिक मार्च 2016 तक मौजूद 2841 मिलियन घरों में 18.1 करोड़ के आसपास टेलीविजन सेट हैं, जो कि केबल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाएं, दूरदर्शन के एक स्थलीय टीवी नेटवर्क के अतिरिक्त आईपीटीवी सेवाएं के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्रियाकलाप 7.3 पुरानी पीढ़ी के विभिन्न लोगों से मिले और पता लगाएं कि 1970 और 1900 दशक में टेलीविजन के कार्यक्रमों में क्या दिखाया जाता था। क्या उन लोगों में से बहुतों को टेलीविजन उपलब्ध था? बाक्स 7.5 हम लोग एक निर्णायक मोड़। हम लोग भारत का सबसे पहला लंबा समय तक चलने वाला सोप ओपेरा था। इस नए सबसे पहले पथ प्रदर्शकों कार्यक्रम ने मनोरंजन संदेश में शैक्षिक अंतर्वस्तुओं का जानबूझकर समावेश करते हुए मनोरंजन शिक्षा की संयुक्त रणनीति का उपयोग किया था। हम लोग के करीब 156 कथांश एपिसोड 1984 से 85 के दौरान 17 महीनों तक हिंदी में प्रसारित किए गए। इस टेलीविजन कार्यक्रम ने सामाजिक विषयों जैसे लैंगिक यानी स्त्री पुरुष समानता, छोटा परिवार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 22 मिनट के प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक विख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार 30 से 40 सेकंड के एक उपसंहार के रूप में उस
एपिसोड से प्राप्त सबक को संक्षेप में प्रस्तुत किया करते थे। अशोक कुमार नाट्य प्रसंगों को दर्शकों के दैनिक जीवन से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक निंदनीय पात्र जो शराब पीता था और अपनी बीवी को मारपीट करता था पर टिप्पणी करते हुए दर्शकों से यह पूछा, आपके विचार से बेसर राम जैसे लोग इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हैं और फिर बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? शराब पीने की लत को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंघल एंड रोजर्स 1989। हम लोगों के दर्शकों के बारे में अध्ययन करने से दर्शक वर्ग के सदस्यों एवं उनके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि के परासामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवासी कक्षों के एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपनी दैनिक कार्यों में यथोचित परिवर्तन कर लिए थे। अन्य कई व्यक्तियों ने बताया कि वे टेलीविजन सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे। उदाहरण के लिए बढ़ती चिंता मत करो, जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो। हम लोग को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। इस सोप ओपेरा का एक असामान्य पक्ष यह था कि दर्शकों से इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुआ करते थे। वे इतने अधिक होते थे कि उनमें से अधिकांश तो दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले भी नहीं जा सकते थे। सिंघल एंड रोजर्स 2001 हम लोग के विज्ञापन के एक अन्य उत्पाद मैगी 2 मिनट नूडल्स को बढ़ावा दिया, जो टेलीविजन के विज्ञापन की शक्ति और दूरदर्शन के वाणिज्यीकरण के प्रारंभ होने को दर्शाता है। बाक्स 7.6 मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम के प्रारंभ और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रसार तथा राष्ट्रीयवादी आंदोलन दोनों में उसकी भूमिका के बारे में जाना जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा और उसके लिए यह विकासात्मक मुद्दों को उठाता रहा और बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज को बुलंद करता रहा। नीचे के बॉक्स में दिया गया संक्षिप्त उदाहरण आपको प्रिंट मीडिया की एक प्रतिबद्धता से अवगत कराएगा। बॉक्स 7.7 भारत में पत्रकारिता को एक अंतरात्मा से प्रेरित कार्य माना जाता था। जब स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में तेजी आई और एक आधुनिक रूप धारण करते हुए समाज में जीवन निर्माण के नए शैक्षिक अवसर उत्पन्न हुए तो देशभक्तिपूर्ण और सामाजिक सुधार के आदर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवजन पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुए, जैसा कि अक्सर ऐसे कामों में हुआ करता था जो आजीविका में पैसा बहुत कम था। इस आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में रूपांतरित होने में लंबा समय लगा। यह रूपांतरण हिंदू जैसे समाचार पत्रों के स्वरूप में आए परिवर्तन से प्रतिबिंबित होता था, जो प्रारंभ में विशुद्ध सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवा भाव को लेकर चला था पर आगे चलकर व्यापारी उद्यम में बदल गया। हालांकि उसमें सामाजिक और जनसेवा का भाव भी रहा। संपादित एस्टरडे टुडे टुमारो द हिंदू 13 सितंबर 2003 बीपी संजय 2006 से उद्धृत मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सौभाग्यवश वह समय समाप्त हो गया और 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। भारत अनेक समस्याओं का सामना करते हुए भी अनेक स्वतंत्र मीडिया पर तर्कसंगत या समर्थनीय गर्व कर सकता है। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक ऐसे औपचारिक संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है और यह भी किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार
संरचना तथा विषय वस्तु की दृष्टि से बदलावता रहता है। अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समयों पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है और कुछ अन्य समयों पर बाजारों को भारत में यह स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह बहस भी छिड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। अगले भाग में हम इन नई बातों पर विचार करेंगे। भूमंडलीकरण और मीडिया। हम पिछले अध्याय में भूमंडलीकरण के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रांति के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडिया के हमेशा अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं, जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना। किंतु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनियां राष्ट्रीय सरकारों के विनियमों का पालन करते हुए विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रही। मीडिया उद्योग भी कई अलग अलग सेक्टरों में विभाजित था, जैसे सिनेमा, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, जो एक दूसरे से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अपने अनेक रूपांतरण हुए। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है और नवीन प्रौद्योगिकी ने मीडिया के विभिन्न रूपों को, जो पहले अलग अलग थे, अब आपस में मिला दिया है। भाग से 7.8 भूमंडलीकरण और संगीत का मामला। यह तर्क दिया जाता है कि संगीतात्मक रूप वह होता है जो किसी अन्य रूप की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि संगीत उन लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाता है जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते। व्यक्तिगत स्टीरियो प्रणाली से संगीत टेलीविजन जैसे MTV और कॉम्पैक्ट डिस्क CD तक प्रौद्योगिकी के विकास ने भूमंडलीय स्तर पर संगीत के वितरण के लिए नए नए और अधिक परिष्कृत तरीके प्रस्तुत कर दिए हैं। मीडिया के रूपों का विलयन। यद्यपि संगीत उद्योग कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय समूहों के हाथों में अधिकाधिक रूप से केंद्रित होता जा रहा है, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से संगीत को स्थानीय संगीत की दुकानों से CD या कैसेट के रूप में खरीदने के स्थान पर डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। भूमंडलीय संगीत उद्योग में इस समय अनेक फैक्ट्रियों, वितरण श्रृंखलाओं, संगीत की दुकानों और बिक्री कर्मचारियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। यदि इंटरनेट इन सभी तत्वों की आवश्यकता को समाप्त कर संगीत को सीधे डाउनलोड कर बेचना संभव कर सकेगा, तो फिर संगीत उद्योग में बाकी क्या बचेगा। बाक्स 7.8 का अभ्यास करें। बाक्स में दिए गए पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चर्चा करें। कुछ संगीत समूह अथवा निगमों के नाम का पता लगाएं। क्या आपने कभी उन रिंगटोनों के बारे में सोचा है जिन्हें लोग अपने मोबाइल फोनों के लिए डाउनलोड करते हैं? क्या यह मीडिया के भिन्न भिन्न रूपों का विलयन है? क्या आपने टेलीविजन पर कोई ऐसी संगीत प्रतियोगिता देखी है जहां दर्शकों से उनकी पसंद के बारे में SMS करने की आकांक्षा की गई है? क्या यह मीडिया के विभिन्न रूपों के विलयन का ही उदाहरण नहीं है? इनमें कौन कौन से प्रकार शामिल हैं? क्या आप ऐसे गानों का आनंद लेते हैं जिनके शब्दों को आपने न समझते हों? संगीत के ऐसे नए रूपों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं जहां केवल संगीत के प्रकारों का ही नहीं, भाषा का भी मिश्रण हो? क्या आपने कभी रैप या भांगड़ा का सम्मिश्रित संगीत सुना है? इन दोनों रूपों का उद्भव कहाँ से हुआ है? संभवतः और भी कई मुद्दे हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। चर्चा करें और अपनी चर्चाओं के आधार पर एक छोटा सा निबंध लिखें। हमने संगीत उद्योग और उस पर पड़े भूमंडलीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। मास मीडिया में जो परिवर्तन हुए हैं वे इतने अधिक हैं कि यह अध्याय संभवतः उनके बारे में आपको एक विखंडित जानकारी ही दे पाएगा। युवा पीढ़ी के एक सदस्य होने के नाते आप यहाँ दी गई समझ के आधार पर और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम यह देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया मुख्यतः समाचार पत्र पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्यतः टेलीविजन और रेडियो में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। एंड द अवार्डेड गोज टू द एडवर्टीज awarded have away to the neighbor losing their scene no matter that the numbers have been increased over the years। ये चित्र में दिखाए गए हैं मुद्रण मध्यम प्रिंट मीडिया। हम ये देख चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं कितने महत्वपूर्ण थे। अक्सर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेलीविजन और इंटरनेट के विकास से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, किंतु भारत में हमने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ते हुए देखा है। जैसा कि बॉक्स में बताया गया है, यानी प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद की है। बड़ी संख्या में समाचार चमकदार पत्रिकाएं भी बाजार में आ गई हैं। जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की इस आश्चर्यजनक वृद्धि के कई कारण है। पहला, ऐसे साक्षर लोग की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई हो जो शहरों में प्रवसन कर रहे हो। 2003 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण में 64,000 प्रतियां छपती थी, जो 2005 तक बढ़कर 4,25,000 हो गई। इसका कारण यह था कि दिल्ली की 1 एकड़ 47 लाख की जनसंख्या में से 52% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हैं। इनमें से 47% लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है और उनमें से 7% लोग 40 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरे, छोटे कस्बों और गाँवों में पाठकों की आवश्यकताएं शहरी पाठकों से भिन्न होती है और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मलयाली मनोरमा और ईनाडू जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों के स्थानीय समाचारों की संकल्पना को एक महत्वपूर्ण रीति से जिला संस्करणों और ये न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण और कई अलग अलग न्यूज़पेपर के दृश्य इसमें प्रकट किए गए हैं, जो कि अन्य विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र की दिखाई गई हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की क्रांति, बाक्स 7.9। पिछले कुछ दशकों में सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में क्रांति रही है। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई। 2006 से 2016 तक हमारे देश में प्रकाशनों को प्रिंट करने का औसतन 23.7 मिलियन प्रतियों के औसत से दैनिक संचालन में वृद्धि हुई थी। वर्ष 2006 से और वर्ष 2016 के मध्य समग्र वार्षिक वृद्धि दर 4.87% के अनुसार दैनिक औसतन प्रतियों का संचलन 62.8 मिलियन रहा, जो कि वर्ष 2016 में 39.1 था। 4 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तरीय क्षेत्र में अधिकतम संचलन 7.83% रहा। दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वीय क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 4.95% और 2.81% और 2.63% रहा। भारत में शीर्ष दैनिक समाचार पत्रों के वर्ग में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर को औसतन 3.92 मिलियन और 3.81 मिलियन की बिक्री की दर से सम्मिलित किया गया है। स्रोत ऑडियो ब्यूरो सर्कुलेशन 2016 से 17। ईनाडू तेलुगु समाचार पत्र की कहानी भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रेस की सफलता का एक उदाहरण है। ईनाडू के संस्थापक रामोजी राव ने 1974 में इस समाचार पत्र को प्रारंभ करने से पहले एक चिट फंड सरलतापूर्वक चलाया था। 1980 के दशक के मध्य भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में अरग विरोधी आंदोलन जैसे उपयुक्त मुद्दों से जुड़कर यह तेलुगु समाचार पत्र देहातों में पहुंचने में सफल हो गया। अपनी इसी सफलता से प्रेरित होकर इसने 1989 में जिला दैनिक निकालने शुरू किए। ये छोटे छोटे पत्रक होते थे जिनमें जिला विशेष के सनसनीखेज समाचार और उसी जिले के गांवों और छोटे कस्बों में प्राप्त वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते थे। 1998 तक आते आते ईनाडू आंध्र प्रदेश के 10 कस्बों में प्रकाशित होने लगा था और संपूर्ण तेलुगु दैनिक पत्रों के प्रसार में इसका हिस्सा 70% था। आवश्यकता अनुसार ब्लॉक संस्करणों के माध्यम से प्रारंभ किया। एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र दिनतंती ने हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत
मुद्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाया और परिशिष्ट, अनुपूरक, अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि का कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधित रणनीतियां हैं, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। इससे हम फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक और औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक है। भाग 7.10 भारत में समाचार पत्रों के प्रसार में परिवर्तन। राष्ट्रीय पाठक अध्ययन 2006, नेशनल रीडरशिप स्टडी 2006 के हाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में पाठकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में पिछले वर्ष काफी अधिक वृद्धि हुई है और वर्ष वह 19.1 करोड़ से बढ़कर 20.36 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या 2.10 करोड़ के आसपास अपरिवर्तित रही है। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण 2.12 करोड़ पाठक और दैनिक भास्कर में 2.10 करोड़ पाठकों के साथ सूचित में सबसे ऊपर है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का एकमात्र दैनिक है जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक है, 74 लाख है। 50 लाख पाठकों वाले कुल 18 लाखों में से 6 हिंदी के, 3 तमिल के, 2 गुजराती, मलयालम और मराठी के और एक बंगाल, तेलुगु और अंग्रेजी के हैं। द हिंदू दिल्ली अगस्त 30, 2006। जब अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय दैनिक कहा जाता है, सभी क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं, देशीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रसार राज्य तथा अंदरूनी ग्रामीण प्रदेशों में बहुत अधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने एक और जहां अपनी कीमत घटा दी है, वहीं दूसरी ओर एक साथ अनेक केंद्रों से अपने अलग संस्करण निकालने लगे हैं। क्रियाकलाप 7.4 पता लगाइए कि जिस समाचार पत्र से आप भली भांति परिचित हैं वह कितने स्थानों से निकाला जाता है। क्या आपने गौर किया है कि उनमें किस नगर के हितों और घटनाओं का विशेष महत्व देने की वाले परिशिष्ट होते हैं? क्या आपने ऐसे अनेक वाणिज्य परिशिष्टों को देखा है जो आजकल कई समाचार पत्रों के साथ आते हैं? भाग 7.11 समाचार पत्र उत्पादन में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी की भूमिका। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक पूर्ण रूप से स्वचालित हो गए हैं। इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऐसा 2 प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण संभव हुआ है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय इलाके के नेटवर्क के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटर पीसी की नेटवर्क व्यवस्था और समाचार निर्माण के लिए न्यूज मेकर जैसे अन्य विशिष्ट सॉफ्टवेयरों का प्रयोग बदलती हुई प्रौद्योगिकी संवाददाता की भूमिका और कार्यों को भी बदल दिया है। एक संवाददाता के पुराने आधारभूत उपकरणों एवं अंशुलिपिक पुस्तिकाओं, पेन, टाइपराइटर और पुराने सादा टेलीफोन का स्थान एक छोटे टेप रिकॉर्डर, एक लैपटॉप या एक पीसी, मोबाइल या सैटेलाइट फोन और मॉडेम जैसे अन्य नए उपकरणों ने ले लिया है। समाचार संग्रहण कार्य में आए इन सभी प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने समाचारों की गति को बढ़ा दिया है और समाचार पत्र के प्रबंधक वर्ग को अपनी कार्यविधि को बढ़ाने में सहायता दी है। अब वे अधिक संख्या में संस्करण निकालने की योजना बनाने और पाठकों को नवीनतम समाचार देने में सक्षम हो गए हैं। देशी भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रत्येक जिले के लिए एक अलग संस्करण निकालने के लिए एक नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि मुद्रण केंद्र तो सीमित है, पर संस्करण की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मेरठ से निकलने वाले अमर उजाला और समाचार पत्रों की श्रृंखला समाचार एकत्रित करने और चित्रात्मक सामग्री में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रही हैं। इस समाचार पत्र के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से निकलने वाले अपने सभी 13 संस्करणों की सामग्री देने के लिए लगभग 100 संवाददाता और कर्मचारियों
और लगभग इतने ही फोटोग्राफर और एक नेटवर्क हैं। सभी 100 संवाददाता समाचार भेजने के लिए पीसी और मॉडेम उपकरणों से सुसज्जित है और फोटोग्राफर अपने साथ डिजिटल कैमरा रखते हैं। डिजिटल चित्र मॉडेम के माध्यम से केंद्रीय समाचार कक्ष को भेजे जाते हैं। चित्र में ये डिजिटल कैमरे, माउस और ये यंत्र दिखाए गए हैं। बाक्स 7.12 मीडिया प्रबंधन, जिसके कारणों की व्याख्या करता है। प्रिंट मीडिया की कठिनाई यह है कि प्रतिफल के लिए इसकी पूर्ण होने वाली अवधि अधिक लंबी होती है और उत्पादन की लागत भी ज्यादा आती है। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ पर लिखी कीमत से ही इसकी लागत नहीं निकलती। यदि समाचार पत्र निकालने की लागत 5 रुपये है और आप उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं तो आप उसे उच्च वित्तीय सहायता सब्सिडी के बल पर ही बेच रहे हैं। स्वाभाविक है कि आपकी लागत की भरपाई के लिए आपको विज्ञापनों पर ही निर्भर रहना होगा। इस प्रकार विज्ञापनदाता प्रिंट मीडिया का प्राथमिक ग्राहक बन जाता है। इसीलिए मैं प्रिंट मीडिया अपने उत्पादकों के लिए पाठक प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने विज्ञापनदाताओं के लिए ऐसे ग्राहक प्राप्त करता हूं जो मेरे पाठक होते हैं। विज्ञापनदाता ऐसे पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं जो सफल होते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं, उपभोग करते हैं, जल्दी से विज्ञापित वस्तुओं को अपना लेते हैं, जो प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, जो सुखदायी होते हैं। भारतीय प्रेस संस्थान के तत्कालिक निदेशक ने विज्ञापनदाताओं के संभावित ग्राहकों को की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाचार पत्रों के निहित भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। भारतीय प्रेस संस्था के तब के निर्देशक ने विस्तृत रूप से समाचार पत्रों को बताते हुए कहा कि इन्हें विज्ञापन देने वाले संभावित ग्राहकों का प्रबंधन करना है। कई सप्ताहों से मैंने मुख्य रूप से अंग्रेजी के समाचार पत्रों को देखा, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और बढ़ती हुई मलिन आबादी में होने वाले क्षेत्रीय प्रतिवेदन और विशिष्ट लेखों को देखा। हमारे करीब 70% लोग यहाँ रहते हैं। मेरे विचार में ये वास्तविक भारत को अपने में समाहित किए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रेस को एक ऐसी सूचनाएं देने का साहस करना चाहिए जिससे हमारे नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, अकादमिक लोग और स्वयं पत्रकारों की इनके बारे में धारणा ठीक हो सके। बात से 7.13 विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं। समाचार पत्र का यह प्रयत्न रहा कि उनके पाठक बढ़ें और वे स्वयं विभिन्न समूहों तक पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदत बदल गई है, जबकि वृद्ध जन पूरा समाचार पत्र पढ़ते हैं। युवा पाठक अक्सर अपनी अपनी विशिष्ट रुचियां रखते हैं और उन्हीं के अनुसार वे खेल, मनोरंजन या सामाजिक गपशप जैसे विषयों के लिए निर्धारित पृष्ठों पर पहुंच पाते जाते हैं। पाठकों की रुचियों में भिन्नता होने का निहितार्थ यह है कि समाचार पत्र को भी विभिन्न प्रकार की कहानियां रखनी चाहिए जो विभिन्न रुचियों को पाठक को आकर्षित कर सके। इसीलिए समाचार पत्र अक्सर सूचना रंजक इन्फोटेनमेंट यानी सूचना तथा मनोरंजन दोनों के मिश्रण का समर्थन करते हैं, ताकि सभी प्रकार के पाठकों की रुचि बनी रहे। समाचार पत्रों का प्रकाशन अब कतिपय परंपरागत मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं रहा है। समाचार पत्र अब उपभोक्ता वस्तु बन गया है और जब तक संख्या बढ़ी है सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। भाग 7.13 का अभ्यास, पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके विचार से क्या पाठक बदल गए हैं अथवा समाचार पत्र बदल गए हैं, चर्चा करें। सूचना रंजन शब्द पर चर्चा करें। क्या आप इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? आपके विचार से सूचना रंजन का क्या प्रभाव होगा? बहुत से लोगों को यह डर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्थान से प्रिंट मीडिया के प्रसार में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वस्तुतः यह विस्तृत ही हुआ, किंतु इस प्रक्रिया के कारण अक्सर कीमतें घटानी पड़ी और परिणाम स्वरूप विज्ञापनों के प्रयोजन
प्रायोजकों का निर्भरता बढ़ गई, जिसके कारण अब समाचार पत्रों की विषय वस्तु में विज्ञापनदाताओं की भूमि बढ़ गई। वाक्य 7.13 में इस व्यवहार के तर्क को स्पष्ट किया गया है। टेलीविजन 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था, जो 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई। 2000 वर्ष में दूरदर्शन 20 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। गैर सरकारी टेलीविजन नेटवर्क की संख्या 40 के आसपास थी। गैर सरकारी उपग्रह टेलीविजन में हुई आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुई निर्णयात्मक विकासों में से एक है। वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे। यह संख्या बढ़कर 2005 में 19 करोड़ हो गई। वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। टीवी रखने वाले सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह की सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन पहुंच चुकी है। 1991 के खाड़ी युद्ध ने जिसने CNN चैनलों को लोकप्रिय बनाया, और उसी वर्ष हांगकांग के हम्पोआ हचिसन समूह द्वारा प्रारंभ की गई स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आवागमन का संकेत दे दिया था। 1952 में हिंदी आधारित उपग्रह मनोरंजन चैनल जी टीवी ने भारत में केबल टेलीविजन को अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। वर्ष 2000 तक आते आते भारत में 40 गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण पर ही केंद्रित थे, जैसे सन टीवी, ई नायडू टीवी, उदय टीवी, राज्य टीवी और एशिया नेट। इस बीच जो जी टीवी ने भी कई क्षेत्रीय नेटवर्क शुरू किया जो मराठी, बंगाला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं दूसरी केबल टेलीविजन उद्योग की भारत के बड़े बड़े शहरों में तेजी से पनपता जा रहा था। VCR ने दूरदर्शन की एकल चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक विकल्प प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दिया। निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेजी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रमों में अधिकतर देशी और आयाती दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे। केबल चलाने वालों की संख्या जो 1984 में 100 थी, बढ़कर 1988 में 1200, 1992 में 15,000 और 1999 में लगभग 60,000 हो गई। ये चित्र में प्रदर्शित कुछ अलग अलग प्रकार के टेलीविजन का दृश्य दिखाई गई है। स्टार टीवी, MTV, चैनल बी, सोनी जैसी अनेक पराराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कंपनियों का आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय युवाओं और भारतीय संस्कृति पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता हुई, लेकिन अधिकांश पराराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों के अनुसंधान के माध्यम से यह जान लिया है कि भारतीय दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने में चिर परिचित कार्यक्रमों का प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होगा। सोनी इंटरनेशनल की प्रारंभिक रणनीति यह रही कि हर सप्ताह 10 हिंदी फिल्में प्रसारित की जाएं, और बाद में जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले तब धीरे धीरे इनकी संख्या घटा दी जाए। अब अधिकतर विदेशी नेटवर्कों में ने तो हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का एक हिस्सा MTV इंडिया खो गए हैं, अथवा नया हिंदी चैनल स्टार प्लस ही शुरू कर दिया है। स्टार स्पोर्ट और ESPN द्वारी कमेंटरी अथवा हिंदी में एक ऑडियो साउंड ट्रैक चलाते हैं। बड़ी कंपनियों ने बंगला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसे भाषाओं
में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू किए हैं। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाए गए हैं। स्टार प्लस चैनल, जो प्रारंभ में हांगकांग में संचालित पूर्ण रूप से समानांतर मनोरंजन का एक चैनल था, ने अक्टूबर 1996 में से 7:30 से 9 बजे के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। फिर जनवरी 1999 में वह बाक्स 7.14 प्रिंस का बचाव। प्रिंस नामक एक 5 वर्ष का बालक हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अल्डेहड़ी गांव में एक 55 फुट गहरे भेदनकूप बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था और उसे 50 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद सेना द्वारा बाहर निकाला जा सका। उसे इसके लिए सेना ने उसे एक कुएं के समानांतर सुरंग खोदी। बालक जिस सेप्टिक में नीचे बंद था, उसमें बंद सर्किट वाला टेलीविजन कैमरा सीसीटीवी भोजन के साथ उतार दिया था। 2 समाचार चैनलों ने अपने उन सभी कार्यक्रम छोड़कर लगातार 2 दिन तक उस बालक की ही चित्रवाली दिखानी जारी रखी, जिससे यह दिखाया गया था कि बालक कितनी सुंदरता से कीड़े मकोड़ों से लड़ रहा है, सो रहा है या अपनी माँ को चिल्लाकर पुकार रहा है। यह सब टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा था। उन्होंने मंदिर से बाहर कुछ लोगों के साक्षात्कार भी लिए और यह पूछा कि आप प्रिंस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि हम प्रिंस के लिए SMS द्वारा संदेश भेजें। हजारों लोग उस स्थान पर जमा हो गए और 2 दिन तक मुफ्त सामुदायिक भोजन लंगर चला, जिससे राष्ट्र भर में एक उन्माद और चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गया और लोगों को मंदिर, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में प्रिंस की सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिखलाया गया। ऐसे और कई भी उदाहरण हैं जब टीवी को लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल करते हुए दिखाया गया है। बाक्स 7.14 का अभ्यास करें। अपने टेलीविजन पर प्रिंस के संपूर्ण बचाव कार्य को देखा होगा। यदि नहीं तो आप किसी अन्य ऐसी घटनाओं को चुने लें और निम्नलिखित बिंदुओं पर कक्षा में एक वाद विवाद का आयोजन करें। अधिकाधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी घटनाओं को जीवन चित्रण में एक दूसरे को मात देकर लिए टेलीविजन के चैनलों में चल रही ऐसी प्रतिस्पर्धा का क्या असर होगा। क्या हम इस मुद्दे को टेलीविजन कैमरे द्वारा ताक भाग दूसरे के अंतःपुर में उनके अनैतिक क्षणों को छिपा कर देखना के रूप में ले सकते हैं। क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की हालत पर रोशनी डालने के लिए टेलीविजन मीडिया द्वारा अदा की गई सकारात्मक भूमिका का उदाहरण है। पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गए और उसके बाद अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को, जो कि इस नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, को दे दिया गए। इस परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों में ही इंग्लिश का यह नारा शामिल था, आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। बचूर 2003। स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों को छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति को उत्पन्न होती है जब भाषा कई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। क्या आपने कोई भी डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है, जिसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिनों और 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होता है। समाचारों को पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक तात्कालिक, लोकतंत्रात्मक और आत्मीय बना दिया है। टेलीविजन ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ा दिया है और हर बीतते हुए वर्ष के साथ वो अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है। इससे हमारे समकक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की अपेक्षा तो नहीं की जा रही है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ते जा रहे हैं और उनके सबके साथ ही यथार्थवादी
प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन, पारिवारिक नाटक प्रदर्शन, अंतःक्रिया प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन एवं हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविजन के महान सितारों, सुपरस्टार्स का एक नया वर्ग पैदा कर दिया है, जिनके नाम से हर घर परिवार सुपरिचित हो गया है और लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिद्वंदिता के किस्से भर होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप पर तैयार किए गए हैं। इनमें से किन किन कार्यक्रमों को अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाटक प्रदर्शन, वार्ता प्रदर्शन, यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है, चर्चा करें। सोप ओपेरा, बॉक्स 7.15। सोप ओपेरा एक कहानी है जो धारावाहिक रूप में दिखाई जाती है। वो लगातार अलग अलग कहानियां समाप्त हो जाती हैं और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता है। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं। इसे नियमित दर्शक जानते हैं। यह चित्रों से उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। रेडियो, वर्ष 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घर परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में 12 करोड़ से अधिक रेडियो सेटों पर सुने जा सकते थे। वर्ष 2000 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले FM रेडियो स्टेशन की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के साथ कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए ये निजी चैनल तौर पर चलाए जा रहे रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। चूंकि गैर सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले FM चैनलों का कोई राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है, इसीलिए इनमें से बहुत से चैनल अपने श्रोताओं को लुभाए रखने के लिए किसी विशेष प्रकार का लोकप्रिय संगीत में अपनी विशेषता रखते हैं। ऐसे एक FM चैनल का दावा है कि वह दिन भर हिट गानों को प्रसारित करता है। अधिकांशतः FM चैनल जो कि युवा शहरी व्यवसायियों तथा छात्रों में लोकप्रिय हैं, अक्सर मीडिया समूह के होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह है, रेड FM, लिविंग मीडिया और रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में है। लोकल नेशनल पब्लिक रेडियो USA अथवा BBC UK जैसे स्वतंत्र रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण में संलग्न हैं, हमारे प्रसारण परिदृश्य से बाहर हैं। 2 फिल्मों रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो का प्रसारण की सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों ही फिल्में समकालीन परिवेश की हैं। रंग दे बसंती में एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सैल कॉलेज छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री का हत्या कर देता है और फिर जनता का तक अपना संदेश प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी को अपने कब्जे में कर लेता है। जब लगे रहो मुन्ना भाई में नायिका एक रेडियो जॉकी है जो अपनी आत्मीय पुकार गुड मॉर्निंग इंडिया से देश को जगाती है और नायक भी एक लड़की के जीवन को बचाने के लिए रेडियो स्टेशन का सहारा लेता है। FM चैनलों के प्रयोग की संभावनाएं अत्यधिक है। रेडियो स्टेशन के और अधिक निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों के उद्भव के परिणाम स्वरूप रेडियो स्टेशनों का और अधिक विकास होगा। स्थानीय समाचारों को सुनने की मांग बढ़ रही है। भारत में FM चैनलों को सुनने वाले घरों की संख्या में ने स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का स्थान लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया। नीचे बॉक्स में दी गई सामग्री से न केवल एक ग्रामीण युवक की चतुराई का पता चलता है बल्कि स्थानीय संस्कृति के पोषण की आवश्यकता भी प्रकट होती है। चित्र में रेडियो गा का दृश्य दिखाई गई है। रेडियो गा, कैन यू टॉक योर वॉक जेंस हैज टर्न्ड इनटू द न्यू कैरियर। मालवीय नंदा से ये चित्र में दिखाई गई रेडियो जॉकी के फॉर्मेट में लोगों का दृश्य
भाग 7.16 संभवतः यह संपूर्ण एशियाई उपमहाद्वीप में एकमात्र ग्रामीण एफएम रेडियो स्टेशन है। इस प्रसारण उपकरण इसकी कीमत बहुत कम है, शायद दुनिया भर में सबसे सस्ता उपकरण है, लेकिन स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यह बहुत प्यारा है। भारत की उत्तरीय राज्य बिहार में एक सुहावनी सुबह को राघव महतो नामक एक युवक अपने घर में विकसित एफएम रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए तैयार होता है। मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली राघव की छोटी सी दुकान और रेडियो स्टेशन के 20 किलोमीटर 12 मील के घेरे में रहने वाले हजारों ग्रामवासी अपने प्रिय स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए अपने रेडियो सेट चालू करते हैं। थोड़ी सी घरघराहट की आवाज के बाद एक युवक का आत्मविश्वासपूर्ण स्वर रेडियो तरंगों पर तैरने लगता है। सुप्रभात, राघव एफएम मसूरपुर में आपका स्वागत है। अब आपने मनपसंद गाने सुनिए की घोषणा राघव के मित्र और कार्यक्रम संचालक शुभ के स्वर में सुनाई पड़ती है, जो स्थानीय संगीतों की टेपों के ढेर से घिरा हुआ सेलो टेप का प्लास्टिक लगे माइक्रोफोन को बोलता है। अगले 12 घंटों तक राघव महतो का निर्जन एफएम रेडियो स्टेशन फिल्मी गाने सुनाता है और HIV तथा पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में सार्वजनिक हितों की खबरें और सजीव स्थानीय समाचार भी देता है, जिनमें खोए गए बच्चों और नई खुलने वाली स्थानीय दुकानों की खबर भी शामिल होती है। राघव और उसका मित्र शंभू राघव की छप्पर वाली दुकान प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से अपनी देसी रेडियो स्टेशन चलाते हैं। जगह तंग है, झोपड़ा किराए का है, इसमें संगीत भरे टेप और जंग लगे बिजली के उपकरणों का ढेर लगा है और जो मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली राघव की दुकान के साथ साथ रेडियो स्टेशन का कार्य भी करती है। राघव पढ़ा लिखा न हो, परंतु उसके स्वदेशी एफएम स्टेशन ने उसे स्थानीय राज्य नेताओं से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। राघव का स्टेशन के साथ प्रेम प्रसंग 1997 में प्रारंभ हुआ, जब उसने एक स्थानीय मरम्मत की दुकान में एक मिस्त्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। जब दुकानों का मालिक वह क्षेत्र छोड़कर चला गया तो एक कैंसर पीड़ित खेतिहर मजदूर के बेटे राघव ने एक मित्र के साथ मिलकर वह झोपड़ी ले ली। 2003 में राघव ने जब तक रेडियो के बारे में काफी कुछ जान चुका था, गरीबी की मार से पीड़ित बिहार राज्य में जहां बहुत से क्षेत्रों में बिजली नहीं है, सस्ते बैटरी से चलने वाली ट्रांजिस्टर ही मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन है। इस विचार को पक्का करने और ऐसी किट तैयार करने में जो एक निर्धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मेरे कार्यक्रम प्रसारित कर सके, मुझे काफी लंबा समय लगा। किट पर 50 रुपए लागत आई। राघव कहता है, प्रसारण किट एक एंटीना के साथ लंबे बांस पर पास के एक 3 मंजिली अस्पताल पर लगी है। एक लंबा तार उस प्रसारण यंत्र को नीचे राघव के रेडियो झोपड़े में लगे घरघराहट करने वाले घर के बने पुराने स्टीरियो कैसेट प्लेयर से जोड़ता है। 3 अन्य जंगल लगे स्थानीय रूप से बने बैटरी चलित टेप रिकॉर्डर, रंगीन तारों और एक बेतार कार्डलेस माइक्रोफोन के साथ इससे जुड़े हैं। राघव के झोपड़े में स्थानीय भोजपुरी, बॉलीवुड और भक्ति गीतों के कई 200 टेप हैं, जिन्हें वह अपने श्रोताओं के लिए बजाता है। राघव का रेडियो स्टेशन उसका शौक है, वह उससे कुछ कमाता नहीं है। वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत की दुकान से कोई 2000 रुपये प्रतिमास कमा लेता है। यह युवा जो अपने परिवार के साथ एक झोपड़े में रहता है, यह नहीं जानता कि एक एफएम स्टेशन चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। मैं इस बारे में नहीं जानता। मैंने तो यह धंधा बस कौतूहल बस प्रारंभ कर दिया था और हर वर्ष इसका प्रसारण क्षेत्र बढ़ता गया। वह कहता है, इसीलिए जब कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उससे यह कहा कि उसका रेडियो स्टेशन अवैध है तो उसने उसे वास्तव में बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामवासियों ने उसके झोपड़े को घेर लिया और उसे अपनी सेवाएं फिर से चालू करने के लिए राजी करा लिया। स्थानीय लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि राघव का एफएम मसूरपुर एक के पास कोई सरकारी लाइसेंस है या नहीं, वे तो बस उसे प्यार करते हैं। मेरे स्टेशन को पुरुषों से अधिक महिलाएं ज्यादा सुनती है, वह कहता है। यद्यपि बॉलीवुड और स्थानीय भोजपुरी गाने नितांत आवश्यक हैं, पर
मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भक्ति गीत भी प्रसारित करता हूँ। चूंकि गांव वालों के पास राघव को फोन करने की सुविधा नहीं है, इसीलिए वे गीतों की फरमाइश दस्ती तौर पर लिखते संदेशों के माध्यम से अथवा पड़ोसों के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय को फोन करके भेजते हैं। एक रेडियो स्टेशन के संचालक के रूप में राघव का यश बिहार में दूर दूर तक फैल गया है। लोगों ने उसके रेडियो स्टेशन पर काम करने के लिए लिखा है और उसकी प्रौद्योगिकी को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। स्रोत BBC न्यूज, अमरनाथ तिवारी, HTTP न्यूज, BBC को UK गो प्राइवेट 12 साउथ एशिया से प्रकाशित किया गया है, जो 2006-24 की कहानी GMT BBC MMB से दिखाया गया है। निष्कर्ष, इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। यह अध्याय हमारे जीवन में हुए मीडिया संबंधित सभी अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता, यह तो हमें यही समझा सकता है कि मास मीडिया समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय मीडिया अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। ये आयाम है राज्य और बाजार के साथ मीडिया का संबंध, इसका सामाजिक गठन और प्रबंधन, पाठकों एवं श्रोताओं तथा दर्शकों के साथ इसके संबंध आदि। दूसरे शब्दों में यहाँ उन नियंत्रणों जिनके अंतर्गत रहकर मीडिया अपना काम करता है और उनके तरीकों